हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केसीसी कंपटीशन हब। हम लास्ट सेशन में मिले थे जिसमें हमने डिस्कस किया था यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस, है ना। हम मिल चुके हैं। आई एम एजुकेटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 बाय आकृति एंड देयर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। 2 टाइम्स जेआरएफ एंड नेट क्वालिफाई। पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कॉन्सेप्चुअल बेस हम लर्निंग करेंगे, है ना। कंप्लीटली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो हमारा डिस्कशन चलने वाला है आज कि हमारा जो पेपर है यूजीसी नेट पेपर 1 उसकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। हम किस स्ट्रेटजी से यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट आर आवर स्ट्रेटजी, बिकॉज अभी आपके पास अप्रॉक्स 150 डेज पेंडिंग है ना। दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रॉक्स सीधे सीधे हमारे पास 150 डेज जो है दैट आर पेंडिंग। तो इन 150 डेज के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम किस हिसाब से चलेंगे कि हमारा जेआरएफ क्रैक हो जाए, है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। फिर मटेरियल, आपको कौन से टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक को प्रेफरेंस करना है, किस मैटर को पढ़ना है, पीवाईक्यूज पे कितना फोकस करना है एंड कितने इयर्स की पीवाईक्यू लेनी है। पीवाईक्यू इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने लास्ट कॉमर्स का अगर किसी बच्चे ने एग्जाम देखा हो तो कॉमर्स का जो यूजीसी नेट का पेपर 2 आया दैट इज डिट्टो कॉपी ऑफ 2024। 2024 का एग्जाम का बिल्कुल सेम का सेम ऐसा लग रहा था कि 24 का ही एज इट इज उन्होंने डाल दिया। मैनेजमेंट में भी यही हुआ। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉपी थे। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मटेरियल क्या है, कहाँ से लेना है, कैसे पढ़ना है आपको, कहाँ से कौन सा मटेरियल अवेलेबल रहेगा, पीवाईक्यूज को कैसे करना है, एंड लास्ट वन इज योर, हम क्या देखते हैं हमारी कट ऑफ। कट ऑफ का आइडिया हमें कैसे लगाना है कि हमारा जो एग्जाम है उसका हमें कितना टारगेट लेके चलना है। कट ऑफ का आइडिया इसलिए लगाना है क्योंकि हमें एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि भाई मुझे एटलीस्ट इतना स्कोर तो लाना ही लाना है अगर मुझे अपना जेआरएफ या नेट क्रैक करना है। और उसके अंदर भी यू आर जनरल कैटेगरी के लिए तो बहुत महाभारत है ना। तो जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरीज की हम बात करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज दैट इज अवर स्ट्रेटेजी। देखिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप सिर्फ पेपर 1 पे फोकस कर लीजिए आपका जेआरएफ निकल जाएगा। कुछ बोलेंगे कि सिर्फ पेपर 2 पे फोकस कर लो जेआरएफ निकल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। ना तो सिंगल पेपर 1 आपको जेआरएफ दिलवाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ पेपर 1 को अच्छे से पढ़ लो और आपका जेआरएफ निकल जाएगा, नहीं। ना ही अकेला पेपर 2 आपको जेआरएफ दिलवाने वाला है। इफ यू वांट टू स्कोर ए जेआरएफ तो आपको 50-50% देखना पड़ेगा भाई। 50% जेआरएफ का क्राइटेरिया पेपर 1 से एंड 50% आपको पेपर 2 से, दोनों के ऊपर यू हैव टू फोकस ऑन बोथ। ऐसा नहीं होगा कि आपने जस्ट पेपर 1 पे फोकस कर लिया और पेपर 2 को स्किप कर दिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, है ना। हमें दोनों के ऊपर टारगेट रख के ही चलना है। पेपर 2 ऑब्वियसली आपने पीजी तक पढ़ा है तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, है ना। तो पेपर 2 पे आपको मेहनत, थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपने पेपर 2 को पीजी तक तो पढ़ा है तभी तो आप क्या कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो नेट का। तो पेपर 2 पे आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अब बात आती है पेपर 1 की। इफ यू रियली वांट टू स्कोर जेआरएफ, अगर आपको रियली जेआरएफ चाहिए तो आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। आउट ऑफ 50 आपके 40 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चंस, 40। इसका मतलब आउट ऑफ 100 आपका जो स्कोर है वो 75 से 80 के बीच में रहना चाहिए। अगर 75 से अगर आप 80 का टारगेट लेके चलोगे देन यू स्कोर 75। तो इससे डाउन स्कोर हम किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारा स्कोर है दैट इज 80 तो रहना ही चाहिए। टारगेट स्कोर 80 होना चाहिए, आप 75 तक आराम से स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है। तो 50 क्वेश्चंस में से हमारे 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आप कैसे इसको स्कोर कर सकते हैं, सबसे इसमें हेल्प करेगा आपका एक तो
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 5 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स। मोस्टली जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी स्टार्ट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो आज ही से इसको फोकस करना स्टार्ट कर दो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चंस आते हैं दैट आर ऑफ 10 मार्क्स। अब ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, इसकी यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। डेली 150 डेज है, 150 डेज तक डेली आपको कभी स्किप नहीं करना। एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमें डेली प्रैक्टिस करना ही करना है अगर हमें जेआरएफ चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चंस है 10 मार्क्स। मैं नहीं कह रही आपके 5 के 5 ठीक होंगे, एटलीस्ट 5 में से 4 क्वेश्चंस तो करेक्ट करोगे आप। 5 में से कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस, तो 8 मार्क्स तो आपके यहाँ से डेफिनेटली आ ही रहे हैं। और इसके लिए करना क्या है? डेली 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और इसको कैसे करना है ये भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करें। हाउ टू स्कोर आउट ऑफ 10 नहीं तो 10 to 10 या 10 to 8 मार्क्स इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सेकेंड वन जो हमें फ्री के मार्क्स देता है दैट इज योर डीआई। क्या है? डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। इसके भी 5 क्वेश्चंस आते हैं और वही आपका कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स। तो इसके लिए भी करना क्या है? वही डेली के आपको 2 to 3 क्वेश्चंस जो है डीआई के प्रैक्टिस करने हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। इसमें परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ्स के बेस पे आ सकता है, पाई चार्ट के बेस पे आ सकता है ना, बार ग्राफ्स के बेस पे आ सकता है, किस पैराग्राफ्स दे देगा, केस स्टडी दे देगा और उसके ऊपर आपको डीआई दे देगा। तो किसी भी तरीके से पूछ ले, वी हैव टू फोकस ऑन डीआई, हमें डीआई पे फोकस करना है। डीआई पे 5 क्वेश्चंस आते हैं जो 10 मार्क्स के होंगे और डेली के आपको 2-3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही करना है। क्लियर है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और डीआई हो गया, तो यहाँ से आपके पास 8 मार्क्स तो बन गए। आफ्टर दैट हमारे पास कौन कौन सी यूनिट बचती है? दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हो, रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च। अब जिन बच्चों के पास कॉमर्स या जो मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से है उन्होंने रिसर्च के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिसर्च के अंदर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होते हैं तो उसके बारे में ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेयर होते हैं। देन आता है आपका कम्युनिकेशन। तो बताइए मुझे, कम्युनिकेशन तो कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चे 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक और यूनिट उनके लिए क्या हो गई? बेनिफिशियल। पेपर 1 में 2 यूनिट ऐसी आ रही है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मतलब उनको इसके बारे में बेसिक्स नॉलेज पहले से ही है। रिसर्च की आपको नॉलेज है, कम्युनिकेशन की आपको नॉलेज है, टीचिंग पे हमें फोकस करना है। अच्छा, फिर आता है अपना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो आपने वैसे ही करना है, डेली की डेली प्रैक्टिस करना है, डीआई का भी डेली प्रैक्टिस करना है। फिर क्या बचा हमारे पास? टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशंस। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये ऑलरेडी बेनिफिशियल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, मैथ्स तो आता ही आता है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का। तो इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, है ना। रीजनिंग के अंदर हमारे आते हैं कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस बेसिक होंगे, कोडिंग डिकोडिंग के आ जाएंगे, अल्फाबेट सीरीज के आ जाते हैं, नंबर सीरीज के आ जाएगा, और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वो एडवांस लेवल के देता है। मतलब 3 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनको आप इजीली कवर अप कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चंस में से हमारा टारगेट ये चलेगा कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस निकल जाए, नहीं तो 3 तो आराम से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से 6 मार्क्स ये भी आपके क्या हो गए? फ्री के हुए, है ना। इसके लिए 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस अगर आपको और करेक्ट करने हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर दैट देखिए, अब हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग तक हो गया। उसके बाद आता है आपका इंडियन लॉजिक या एलआर हम बोल देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर आती है आपकी क्या? आईसीटी। क्या आई? आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के बारे में सबको नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स के बारे में आपको पता है, गीगाबाइट क्या होते हैं, नीबल्स क्या होते हैं,
बट डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, मतलब जो आज का एडवांस कंप्यूटर है उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्पैम्स क्या होते हैं, हैकर्स कौन होते हैं, ब्लैक हैट हैकर कौन होता है, वाइट हैट हैकर कौन होता है ना, और वाइट हॉर्स क्या है, रेड हॉर्स क्या है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो मेनली क्वेश्चंस बनता है दैट इज फ्रॉम फैलेसीज। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? फैलेसी से, ठीक है। और कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, फैलेसी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन पे हमें फोकस करना है। और इंडियन लॉजिक के अंदर परसेप्शन, प्रत्यक्षा, अनुमाना, इन सब के ऊपर आपको क्या करना है? फोकस करना है। अर्थपति, अनुपलब्धि, शब्दा, तो ये सब किस में मिलेंगे हमें? इंडियन लॉजिक के अंदर। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से हर साल आपका क्वेश्चन बनता है। ऐसा कभी नहीं गया कि आपका क्वेश्चन यहाँ से ना बना हो, ठीक है। आईसीटी कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। यू हैव टू, हाँ, हायर एजुकेशन के लिए क्या रहना पड़ेगा आपको? अप टू डेट रहना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में हमें पता है बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी आपके एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए हैं, पहले कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। अभी लेटेस्ट कौन बने हैं? सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि अभी आपके लेटेस्ट कौन बने, है ना। तो हायर एजुकेशन के अंदर 3 पार्ट्स में आपका इसको डिवाइड किया गया है। एक है एंशियंट, जिसमें आपका तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, एक क्वेश्चन तो वहां से आता ही आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है डिजिटल इनिशिएटिव्स का। कहाँ से बनता है? डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन की। आप हायर एजुकेशन के अंदर कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स को यूज कर रहे हो? स्वयं का, स्वयं प्रभा का, मोक का, ज्ञानशाला है ना, ज्ञान दर्पण है, ज्ञान वाणी है, जिसके अंदर आप डिजिटल इनिशिएटिव्स का, एक वर्चुअल लैब्स का कॉन्सेप्ट बहुत चला हुआ है आजकल। वर्चुअल लैब्स में क्या होता है कि आपको एक्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपको फोन में ही एक आर्टिफिशियल लैब क्रिएट की करके दे दी गई, आप उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखो। इससे क्या होगा? एक तो आपके केमिकल्स वेस्ट नहीं हो रहे, दूसरा इससे आपको अवेयरनेस भी हो जाएगी। और आप अगर किसी रूरल एरियाज में हैं, आप जाकर रेगुलरली लैब पे विजिट नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंशिएंट से डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन एंड योर रिसेंट ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है आपका हायर एजुकेशन के अंदर, वहां से ये दीज आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जहां से इसके क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है हमारे पास क्या? पीपल एंड एनवायरमेंट। पीपल एंड एनवायरमेंट में एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपका एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। कहाँ से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। जिसको याद करना है, चाहे तो अब तुम इनको टिप्स पे याद करो, अदरवाइज मुझे तो आपको ट्रिक से याद करवाना ही है। नहीं है आपका ये टारगेट है कि भाई हमें इस साल जेआरएफ निकालना ही निकालना है, तो डेली का एक रूटीन बताऊंगी अभी आपको। डेली का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करनी है 2-3, डेली का डीआई प्रैक्टिस करना है 2-3, डेली ही एसडीजी और एमडीजी को अपने माइंड में रिवाइज करना ही करना है। डेली का कॉन्सेप्ट बना लीजिए इसको, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आते हैं। आप लास्ट ईयर्स के कितने भी पीवाईक्यूज उठा लो, हर पीवाईक्यू में आपको एसडीजी और एमडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देन आती है आपकी रियो समिट, अर्थ डी जेनेरियो में हुई थी 1992। क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, जितने भी प्रोटोकॉल्स एंड समिट्स हैं उन सब से आपका क्वेश्चन बनेगा। प्रोटोकॉल, समिट, ये आपको माइंड में रखना है। कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपको दिमाग में रखना है। एक सबसे बड़ी जो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है दैट इज योर सोलर अलायंस, सबसे इंपॉर्टेंट है। किससे क्वेश्चन बन सकता है हमारा? सोलर अलायंस से। देखिए सोलर अलायंस, क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही है इसका हेडक्वार्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोलर अलायंस। क्योंकि इंडिया के अंदर जो हीट है वो बहुत ज्यादा आती है सन की, इसीलिए इंडिया के अंदर सोलर अलायंस के नाम से इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आपका एनर्जी का। कहाँ से बनेगा? एनर्जी का।
कि कौन कौन सी एनर्जी कितना टन प्रोड्यूस कर रही है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, हाई लेवल पे कौन सी है, मीडियम पे कौन सी है, लो लेवल पे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इन सब के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एक आपका ग्लोबल वार्मिंग का कि कौन कौन सी गैसेज हैं जिनकी वजह से क्या हो रही है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है, CO2। और CO2 के एमिशन के लिए हर कंट्री पे एक लिमिट लगाई गई है कि इस लिमिट से ज्यादा आप CO2 का एमिशन नहीं कर सकते हो। बट अगर आपका एमिशन उससे ज्यादा जाता है देन वो सब जो आपने ट्रीटी अटेंड की होगी, साइन किया होगा, तो आपके ऊपर उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी भी लगेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना। एक एसिड रेन होता है, हाँ यहाँ पर। और एक क्वेश्चन बनता है आपका डिसीजेस से, किससे क्वेश्चन बनेगा हमारा, डिसीजेस से, वाटर बोर्न डिसीजेस, टाइफाइड वगैरह, क्लोरिया, ये कौन कौन सी डिसीज है और किस किस रीजन से ये डिसीजेस आपको हो सकती है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन सी है, टाइफाइड से, ठीक है, वायरस से होने वाली, वायरस में कोविड की स्पेशली क्वेश्चन बनता है, बैक्टीरिया, वायरस, वाटर बोर्न, है ना, प्रोटोजोआ। तो ये सब डिसीजेस आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये सब मैंने आपको बताया पेपर 1 का। ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब जिसमें हमने फोकस किया कि वी हैव टू कौन कौन से, वी हैव टू फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, मेनली ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। आपको सबसे ज्यादा फोकस इन कॉन्सेप्ट्स पे रखना है इफ यू वांट टू क्रिएट। अगर आपको क्या करना है बताओ मुझे, अगर हमें JRF क्रैक करना है। एक चीज हो गई हमारी, स्ट्रेटेजी बता दी मैंने। स्ट्रेटेजी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारा सबसे पहली स्ट्रेटेजी डेली का 1 2 to 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, DI डेली के 2 to 3। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, दैट सीरीज इज स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। किसके लिए है, जिन बच्चों ने या तो अपनी तैयारी अभी तक शुरू की नहीं है, या फिर वो स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जो स्टार्ट भी कर चुके हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद मैंने आपको बताया आपको फोकस करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। एक सीरीज हमारी ये चलेगी। फिर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आ जाएगा, ICT आ जाएगा, 3 to 5 और 2 7 यूनिट्स हो गए। इसी के साथ आपका LR एंड लास्ट में पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये ट्रेंड हमारा चलेगा और इस ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। और इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको मेनली फोकस करना है, वो कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आपको क्लियरली बता दिए। अब यहाँ तक हो गया हमारा, स्ट्रेटेजी हो गई है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल से या फिर कौन कौन सी बुक से आप जो है वो स्टडी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, बुक के लिए फॉर पेपर 1 अगर आपको डेप्थ में स्टडी करनी है, फॉर पेपर 1 इफ यू वांट टू स्टडी इन द डेप्थ, भाई हमें पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। फॉर कॉन्सेप्ट्स के लिए आप जा सकते हैं बेटा KVS मदान की बुक के ऊपर, है ना, KVS मदान। ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको पेपर 1 से रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट्स आराम से मिल जाएंगे, है ना। पेपर 1 के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, देन KVS मैदान पे जाओ। देन आफ्टर दैट जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आप एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें पेपर स्पेशली फॉर पेपर 1, और उसमें इसके अ लॉट ऑफ MCQs, एक एक यूनिट के आपको 800 900 वो वाले MCQs मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। समझ में आया। मटेरियल के लिए पेपर 1 के लिए अगर आपको पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, क्योंकि पहले हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के लिए तो आपको KVS मदान की बुक मैं प्रेफर करती हूँ। और अगर MCQs की प्रैक्टिस की बात करें तो यूथ पब्लिकेशन। एंड इसके अलावा अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए फॉर पेपर 1 दैट इज इजीली अवेलेबल, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी, इन विच एवर मोड। तो पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे KCC कंपटीशन हब पे विद योर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम पे के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या दिए गए स्क्रीन के नंबर है उन पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा। अब बात आती है PYQ, कितने साल के PYQ हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, एटलीस्ट कितने इयर्स के करने चाहिए और कब तक करने चाहिए, है ना। सबसे पहला एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में तो अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। ये जो 150 डेज की स्ट्रेटेजी है ना, इसमें 90 डेज तो कॉन्सेप्ट्स पे डाल दो,
90 डेज में आपको अपने कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं ना कि जो लास्ट के हमारे पास 60 डेज बचेंगे उसमें हमें जस्ट MCQs और PYQ के ऊपर फोकस करना है। लास्ट 5 इयर्स, 5 से लेके 7 ईयर, नहीं तो मोटा मोटा आप 10 इयर्स, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। आपको अगर कम टाइम है तो आप 5 इयर्स का करो, टाइम मीडियम का है 7 इयर्स, नहीं तो आप 10 इयर्स के PYQs को प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। और वो तब होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, उसके बाद आपको PYQs और MCQs पे, पहले 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स, अकॉर्डिंग टू यू, दैट्स अप टू यू। और PYQ कहाँ से मिलेंगे हमें? पेपर 1 के, है ना। पेपर 1 के PYQ की एक PDF हम भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपके यूनिट वाइज सब PYQs होंगे। भाई पेपर 1 की PYQ की PDF मिल जाएगी आपको। और एक और ऑप्शन बताया था मैंने आपको, दैट इज योर यूथ पब्लिकेशन, है ना, कि आप यूथ पब्लिकेशन की पेपर 1 की बुक ले लीजिएगा। उसमें आपको PYQs, अ लॉट ऑफ PYQs है, आप उन सबको अच्छे से रिवाइज कर देना। सारे PYQs जितने भी आज तक अभी तक एग्जाम्स में आए हैं ना, लेटेस्ट एडिशन लेना जिसमें 25, 26 के भी आपके क्वेश्चंस आ जाए, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। PYQ हो गया। उसके बाद बात आती है मैम कट ऑफ। कट ऑफ कितनी जाती है, क्या रहता है कट ऑफ का, हम क्या अचीव कर भी पाएंगे उस कट ऑफ को या नहीं कर पाएंगे। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है सब कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, जनरल के लिए अलग होती है, EWS के लिए, SC ST OBC, सब कैटेगरीज की कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आती है। एंड जैसा कि हम देख रहे हैं अब NTA डे बाय डे काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है ना, काफी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। अप्रॉक्स आपको करना क्या है, जो मेरे अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ है दैट मे बी 222 to 230 इसके आसपास रहती है, 235, हाँ इतनी रहती है। बट एग्जैक्ट अगर आपको आइडिया लेना है तो आप लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ ले लेना कि आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इन विच कैटेगरी, भाई आप जनरल में आते हो, EWS में आते हो, SC में आते हो, OBC में आते हो, लास्ट 5 साल की कट ऑफ उठा लो। लास्ट 5 साल की कट ऑफ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो कट ऑफ की रेंज है वो किस किस के बीच में रह रही है। लास्ट 5 इयर्स की कट ऑफ लेके और उसका एक एवरेज निकाल लो वो क्या आ रहा है। और जब आप MCQs अटेम्प्ट करो, PYQ अटेम्प्ट करो, तो वो आपका एक सेफ स्कोर होगा कि अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो आपका JRF ट्रैक हो सकता है ना। तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, एक सेफ स्कोर का। जरूरी नहीं है कि हाँ इतनी ही जाएगी, इससे कम जाएगी, इससे ज्यादा जाएगी, बट दैट्स एक सोर्स मिल गया आपको कि एटलीस्ट हमें इतना स्कोर तो गेन करना ही करना है अगर हम आज कंपटीशन में उतरना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, लास्ट 5 इयर्स का कट ऑफ लीजिए अपनी अपनी कैटेगरी का और उसका एक एवरेज निकाल दो, और एवरेज निकालने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये मेरा सेफ स्कोर रहने वाला है। क्लियर है? तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी पेपर 1 की। ध्यान रहे आपको जस्ट पेपर 1 पे फोकस नहीं करना या फिर जस्ट पेपर 2 पे फोकस नहीं करना, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पेपर 1 पे भी पूरा फोकस करना है, पेपर 2 पे, दोनों 50-50% रोल प्ले करते हैं फॉर क्रैकिंग योर JRF। अगर आपको JRF क्रैक करना है तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को आपको फोकस करना है, 50% 50%, देन यू कैन क्रैक योर JRF। ठीक है, स्ट्रेटेजी हो गई। बुक्स या मटेरियल्स के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट के लिए आपके लिए KVS मदान की बुक है ना, और PYQs के लिए मैंने आपको बता दिया यूथ पब्लिकेशन। MCQs के लिए फिर भाई PVQs कितने साल के करें, कहाँ से करें, तो लास्ट 10 इयर्स के PYQ और यूथ पब्लिकेशन की बुक में आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट PYQs हो गए हमारे पास, स्ट्रेटेजी हो गई, बुक हो गई, PYQs हो गए। कट ऑफ, कट ऑफ के लिए मैंने आपको क्या बोला कि जो लास्ट 5 इयर्स है उसका एक एवरेज जो होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी वाइज, वो आपके लिए एक सेफ स्कोर प्रिपेयर करेगा। क्लियर है? दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया ताकि जो लोग नेट से अवेयर नहीं है और वो नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है
कि हमें कहाँ से कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक उठानी है, कौन कौन से पीवाईक्यू करने हैं, एवरेज हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितना हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सेफ स्कोर ही आपको बताता है कि आपको कितने ज़्यादा हार्ड वर्क की नीड है। अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर ही रही हूँ, और होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद भी आ रही हो। और अगर आपको ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अपना प्यार दिखाने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और डेली अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, वी आर ऑलवेज हियर फॉर योर हेल्प।